इसमें हम चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि इकॉनमी का काम फेडरेशन को ही मालूम है, बिजनेसमैन को मालूम है, तो यही काम कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि इस पे काम करते हुए हमने आईपीपी का एक मुद्दा उठाया, जो मैं थोड़ा सा आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। बैंक इंटरेस्ट पे काम शुरू किया। जब सीपीआई इंडेक्स इतनी कम है तो इंटरेस्ट ज़्यादा क्यों है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उस पर काम शुरू किया। 72 उससे रिलेटेड इंडस्ट्री है जो बंद हो गई है, जिस पे गलत किस्म के टैक्सेस लग गए हैं। हम उस पर दिन और रात काम कर रहे हैं आबाद के साथ मिलकर। इंशाल्लाह उस पर भी अनकरीब गुड न्यूज़ मिलेगी। एग्रीकल्चर, क्योंकि आज की एग्रीकल्चर का हमारा दिन है, एग्रीकल्चर पे बैठे हुए हैं, तो एग्रीकल्चर पे भी हम फुल फ्लैश काम कर रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। 1994 से 2004 के जितने आईपीपी थे, उसमें 6 तो आज से 2 महीने पहले कैंसिल हो गए। 14 आज सुबह 12:30 बजे आपकी असेंबली ने कैंसिल कर दिए हैं। 2 उसमें से रह गए हैं। टोटल 16 थे, 16 जमा 6 20 हो जाते हैं। 2 रह गए हैं। 2 चाहते हैं कि उनका फोरेंसिक ऑडिट हो, तो फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, और अगर गलती है तो उनको सज़ा भी उसके हिसाब से मिलनी चाहिए। तो जिन्होंने खुद अपना कैंसिल करवाया, खुद वॉलंटरली सरेंडर किया, उनकी भी बहुत मेहरबानी। उन्होंने मुल्क के लिए अगर अच्छा फैसला किया है तो अल्लाह ताला उनके और फ्यूचर कारोबारों में उनको बरकत दे। 40 विंड पावर्स को नोटिस इशू हो चुके हैं, और इंशाल्लाह अगले 10-15 दिनों में उसका भी फैसला हो जाएगा। तो मैं वो दिन दूर नहीं देख रहा। मेरे ख्याल में मैक्सिमम मार्च या अप्रैल के अंदर ही ये 10 से 12 रुपए यूनिट बिजली कम होगी, और 26 रुपए यूनिट होनी चाहिए है, जिसमें आपको हमने बताया था कि 2.1 ट्रिलियन रुपए कैपेसिटी चार्ज जिस कीमत में दिया जा रहा है, उसमें से 1.1 ट्रिलियन रुपीस है उन लोगों को दिया जा रहा था जो बिजली पैदा नहीं कर रहे थे। 1.1 ट्रिलियन में 120 करोड़ यूनिट मुल्क में कंज्यूम होते हैं। आप डिवाइड कर ले तो ये 10-11 रुपए का फर्क आ जाता है। तो इंशाल्लाह ये होने जा रहा है। आज की मीटिंग क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर इकॉनमी से रिलेटेड है, और ये सारे जो आपके साथ लोग इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये एग्रीकल्चर के पूरे पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो एग्रीकल्चर का बिजनेस कर रहे हैं, या जो PhDs डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने फौरी तौर पे पहले कॉटन पे काम शुरू किया, क्योंकि कॉटन अब सोइंग का वक्त आ गया। उस पे काम करते हुए हमारी थर्सडे वाले दिन बहुत ही फैंटास्टिक मीटिंग हुई, पहली SIFC के साथ और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ। जो FPCCI ने रिकमेंडेशन दी, वो सारी की सारी रिकमेंडेशन उन्होंने एक्सेप्ट की, और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, SIFC, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और फेडरेशन सब सेम पेज पे हो माशाल्लाह से। अब हो ये रहा है कि इस वक्त जो कॉटन आई है हमारे मुल्क में, वो 5 मिलियन बेल्स आई हैं। जो हमारा टारगेट है कि इसको इस साल 10 मिलियन बेल होनी चाहिए। 10 मिलियन करने के लिए कॉटन पे एक वाइट फ्लाई का अटैक आता है। जब इन्वायरमेंट आपका ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट हो जाता है, तो वाइट फ्लाई का जब अटैक आता है तो वो कोई भी दवाई काम नहीं करती है, और उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है कंट्रोल करने के लिए। तो उसका एक ही सलूशन है कि कॉटन को अर्ली लगाया जाए। कॉटन अर्ली से मुराद है कि ये 15 फरवरी से लेकर एंड मार्च तक अगर आप कॉटन की सोइंग कर दें, तो ये कॉटन बारिशों के मौसम से पहले उतार ली जाती है, और कुछ किसान की जो यील्ड आएगी वो 35 मन की आएगी। जो इस वक्त जो यील्ड आई, क्योंकि वो लेट कॉटन लगी, तो उनकी 17.5 मन की आई, जिसकी वजह से वो बेचारे किसान ने कमाया भी नहीं और नुकसान किया, और मुल्क को भी नुकसान हो गया। अभी जैसे श्यामलाल साहब जो हमारे चेयरमैन हैं एग्रीकल्चर के, उन्होंने बताया कि अफसोस की बात है कि जहाँ 15 मिलियन बेल आती थी, वहाँ सिर्फ 5 मिलियन बेल रह गई है।
1 मिलियन बेल का मतलब है 1 बिलियन यूएस डॉलर। 1 मिलियन बेल 1 बिलियन यूएस डॉलर। अगर 5 मिलियन बेलें एक्स्ट्रा होती हैं तो 5 बिलियन डॉलर मुल्क में सेविंग होती है। हमारे लीडरान बेचारे एक एक दुनिया की जगह पे जा रहे हैं मुल्क को बचाने के लिए। मैंने उस दिन अखबार में पढ़ा कि हम यूएई गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 2 बिलियन डॉलर को जो है रोल ओवर कर दो। तो बात यह है कि हम अपने मुल्क में नुकसान क्यों कर रहे हैं। उसको रखते हुए जो हमने अभी पूरा प्लान दिया, उस प्लान में आपको फर्दर समझाना चाहता हूँ। 1 मिलियन एकड़ पंजाब अर्ली कॉटन लगाएगा। 1 मिलियन एकड़। सिंध में नॉर्मली कॉटन अर्ली लगती है क्योंकि मौसम वहाँ से आ रहा होता है सिंध से, तो 1.5 मिलियन एकड़ वहाँ लगाएगा। बट सिंध में एक लॉ है कि पानी की वजह से उन्होंने उसको कोई डिवाइड किया हुआ है, तो उस पर भी काम शुरू कर दिए। पानी की कोई शॉर्टेज नहीं है। 1.5 मिलियन एकड़ सिंध ने अर्ली लगानी है मार्च से पहले, क्योंकि जहाँ 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है कॉटन का सीड खराब हो जाता है। ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है। और 0.5 मिलियन एकड़ लगाई जाएगी बलूचिस्तान में। ये 3 मिलियन एकड़ सिर्फ लग जाए और अर्ली लग जाए तो इस पे 8 मिलियन बेलें प्रोड्यूस होती हैं अगर मैं 35 मन की गीड लगाऊं। और इस पे हमने प्लांट को रखा हुआ है कि हम जून जुलाई में कट कर देंगे। यही प्लांट, अब बहुत सारे लोग हैं जो लेट भी लगाते हैं, और यही प्लांट जो लोग आगे लेके चलेंगे, तो इसको सामने रखते हुए इंशाल्लाह 10 मिलियन का हमने टारगेट सेट किया है। और इंशाल्लाह मैं बहुत होपफुल हूँ। अगर SIFC, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये सब एज अ टीम, ये पूरी टीम मिलके FPCCA के साथ काम करती रहेगी तो इंशाल्लाह आप 4 से 6 महीने में रिजल्ट देखेंगे। एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप मेहनत करें तो फ़ौरन रिजल्ट आ जाता है। हम जैसे बिलियन डॉलर की बात करते हैं, अगर हम सीरियस मेहनत करें तो 6 महीने में 5 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा आ सकता है। तो ये बहुत अच्छा मुल्क है, ये बहुत अच्छी कंट्री है। इसमें सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है और ट्रैक पे आने की ज़रूरत है। जो FPCCI ने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया, FPCCI की अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ वो है जब हम सब इकट्ठे हैं। आज हमारे क्योंकि सारे एग्रीकल्चर के दोस्त, सारे एग्रीकल्चर के भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, इधर किसान भी बैठे हुए हैं, इधर सीड कॉर्पोरेशन बैठी हुई है, इसमें हर किस्म का इदारा यहाँ पर मौजूद है। और पूरे पाकिस्तान से दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो मौजूद नहीं है वो जूम पे मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह बस मैंने आपको ये गुड न्यूज़ देनी थी कि FPCCI ने काम शुरू कर दिया है और आप इसका रिजल्ट देखिएगा जो अनकरीब नज़र आएगा। इंटरेस्ट रेट आपको पता है कि 22% से 13% पे आ गया। पिछले महीने का जो CPI इंडेक्स था वो 4.1% आया। 4.1% का मतलब है कि आपने इंटरेस्ट को पॉजिटिव रखना है अपनी इन्फ्लेशन से। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट जो अभी 27 जनवरी को आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें 5% कम करे, तेज़ी से इसको 6% पे लेकर आएँ, क्योंकि जितना इंटरेस्ट रेट आप हाई रखते हैं, गवर्नमेंट की मेजर बोरिंग अपनी है, वो गवर्नमेंट भी नुकसान करती है और इंडस्ट्री भी नुकसान करती है। तो इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही जो एक थिंक टैंक क्रिएट कर दिया गया है, जो FPCCI ने, हमने एक थिंक टैंक बनाया और थिंक टैंक का भी यही काम है। उसके अंदर भी हमने जितने भी R&D रिलेटेड टीम है, जो PhDs हैं, उनको अपॉइंट कर रहे हैं यहाँ पर। और थिंक टैंक भी मुल्क की इकॉनमी की रिवाइवल के लिए काम कर रहा है। एक रिसर्च सेल फेडरेशन के अंदर बनाया हुआ है, वो भी काम कर रहा है। और जो हमारी कंसर्न एसोसिएशंस हैं उनके साथ भी हम मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये इस बार ये जो टीम आपके साथ बैठी हुई है, वी आर वेरी सीरियस। और हमने इंशाल्लाह अपने मुल्क को इस अजाब से, या ये जिसमें जो क्राइसिस में हमारे मुल्क आ गया है, इंशाल्लाह इसको हम निकाल के रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल करें जी प्लीज। सवाल मेरा ये है कि IMF एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने जा रहा है, उस पर कोई बात नहीं हुई। दूसरा ये है कि अभी तक गंदम की स्पोर्ट कीमत वो भी IMF
हुकूमत मुकर्रर नहीं कर रही 4,000 या 3,900 या जितनी भी, वो कहती है ओपन मार्केट से लोग, जैसे पिछले साल हुआ है किसानों के साथ, इस पे FPCCI का एक तो एग्रीकल्चर टैक्स वो IMF के कहने पे लगने जा रहा है, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? अगर लग गया तो ज़राअत के साथ क्या होगा? ये दोनों सवाल हैं। पॉलिसी के बारे में जो मिनिमम प्राइस की आप बात कर रहे हैं, FPCCI ये कहती है कि जब आपने अगर फ्री मार्केट मैकेनिज्म देना है तो फिर देना। मैंने वो भी दौर देखा जब किसानों पे FIR काट के और सेक्शन 144 लगाकर ज़बरदस्ती गंदम सस्ती ली गई। उस वक्त आपने ज़्यादती की, उसके बाद जब वक्त चेंज हुआ और दुनिया में गंदम की प्राइस गिर गई तो गंदम आपने नहीं खरीदी। तो ये तो बहुत ज़्यादती है ना। आप फ्री मार्केट कर दें, आप खोल दें। जब दुनिया में महंगी गंदम हो तो फिर वो किसान महंगी बेचे, और जब सस्ती हो तो सस्ती बेचे। ये तो कारोबार है। इसी तरह से कॉटन में भी आप खोल दें। ऐसे कैसे होता है कि जब उसकी माल महंगा बिकता है तो आप ज़बरदस्ती उससे सस्ता खरीदते हैं, और जब आपका माल मार्केट में गिर जाता है और उसके कमाने का वक्त आता है तो आप बाई नहीं करते। तो इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। जी प्लीज़। आपने टैक्सेस की बात की, तो टैक्सेस आज हम कॉटन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो कॉटन इंडस्ट्री तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री टैक्स पे करने वाली। हमारे पास जो कॉटन रेंट है उस पर 18% GST हम पे करते हैं। उसके बाद ऑयल सीड है, उस पर भी 18% GST पे करते हैं। उनकी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल केक और ऑयल, उसके ऊपर भी 18% GST पे करते हैं। अभी जितने भी GST जो जिनिंग फैक्ट्री वाला पे करता है वो पासान जो ग्रोथ के ऊपर ही हो रहा है। टैक्स तो इनडायरेक्टली वो दे ही रहा है, लेकिन अलमिया हमारे पास ये है कि हम जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, जो इम्पोर्टेड कॉटन मंगवा रहे हैं, उस पर कोई GST, उस पर कोई टैक्स नहीं है। 18% उनको नहीं पे करना पड़ता। हम अमेरिकन और ब्राज़ीलियन की मार्केट बनाते जा रहे हैं अपने पाकिस्तान में। होना तो ये चाहिए कि हम अपने फार्मर्स को फैसिलिटेट करते हैं, और यहाँ जो लोकल स्पिनर बाय करता उसके ऊपर ये उनको फैसिलिटी देनी चाहिए थी। लेकिन उससे हम पे कर रहे हैं, वो पे कर रहा है, और जो इंपोर्ट मंगवा रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं है। ये रहने फरमाइए कि एक तरफ तो मुल्क में कपास की पैदावार में रिकॉर्ड कमी हुई है, और दूसरी तरफ जो दरामदी कपास है उसकी कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। तो इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है कि इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे क्या असरात पड़ेंगे, और दूसरा जो किसान को देख रहा है कि उसकी कपास कीमत भी नहीं मिली स्पॉट प्राइस, और दरामदी कपास जो है उसकी कीमत बुलंद तरीन सतह पे पहुँच गई है। बुलंद नहीं, दरामदी कपास बुलंद तरीन सतह पे नहीं है। एक्चुअली कपास इस साल पाकिस्तान में जिनरल प्रोडक्ट एसोसिएशन के जो सामने रखे हैं, कल उन्होंने ये बयान भी जारी किया है और सारे चैनल्स पे है कि दरामदी कपास जो है उसकी कीमत नहीं, मेरे ख्याल में आपको कोई इन्फॉर्मेशन गलत आई है। आज जो इम्पोर्टेड कॉटन आ रही है वो पाकिस्तानी कॉटन से भी सस्ती है इस वक्त जो आ रही है। दुनिया में कॉटन की प्राइस क्रैश हो गई है। जो पाकिस्तानी रुई आज है वो कोई 18,500 रुपये पर मन चल रही है, 18,500 से 19,000, क्योंकि मुल्क में कॉटन शॉर्ट है। और जो इम्पोर्टेड आ रही है वो कोई 17,500 रुपये के पर आ रही है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी यहाँ पर तमाम किसान और सनतकार कह रहे हैं कपास तबाही के दायरे में पहुँची हुई और एग्रीकल्चर ओवर आ रहा है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट, क्योंकि हम पंजाब में बैठे हैं तो उसकी बात करेंगे, अरबों रुपये के इश्तेहारात दे रही है, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम लेके आ रही है, किसान कार्ड दे रही है और बहुत सारी फैसिलिटेशन दे रही है। तो उसका इम्पैक्ट किसान तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा, वो रास्ते में कहीं गायब हो रहा है, या सिर्फ ये मेकअप के तौर पर सारी स्कीमें जारी हो रही है? सर, मेरे ख्याल में खोकर साहब इस पे सही जवाब दे सकेंगे। सर, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ही दे। देखिए, हमारी रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी कि जो भी इनिशिएट ले रही है एग्रीकल्चर के हवाले से, फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ऑन बोर्ड लें, ताकि हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द फायदा उठा सकें। जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा किसान को फैसिलिटी देनी चाहिए, और हम भी गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसे अभी हमने कॉटन की बात की, अभी हम अगले टारगेट हमारा ऑयल सीड का है। नेक्स्ट मंथ हम आपसे उस पर बताएंगे कि ऑयल सीड पे क्या काम हो रहे हैं। $4.5 बिलियन की उसकी भी इम्पोर्ट हो रही है। तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट कर रही है फैंटास्टिक काम कर रही है, और मोटिवेट करने के लिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करें।
जी अशरफ मेहताब जी न्यूज़ से कपास की बात हो रही है। कभी पाकिस्तान की पहचान होती थी, अब नहीं है। जनूबी पंजाब पूरी बेल्ट एक जो थी ये कपास के हवाले से जानी जाती थी, अब गन्ने के हवाले से जानी जाती है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो शायद हुकूमत का इतना कसूर नहीं है। ये मुशर्रफ दौर के में एक वोट हासिल करने के लिए जब किसी एक सनतकार को खरीदा गया तो उसने फिर ये सारी चीज़ें रखी और उस बेल्ट के अंदर वो जो है गन्ने की ये शुगर मिलें लगाने की इजाज़त दी उसने। और उसके बाद वो जब शुगर मिले उनके खानदान और उनके दोस्तों की पूरी पाबंदी भी लगा दी गई और वो जो है वो सारे का सारा बेल्ट जो थी फिर वो गन्ने पे चला गया, पानी पे ज़्यादा लेता है और बाकी भी। लेकिन आज तक इस सनतकार ने उन सनतकारों के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं किया, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते नजर आते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहें? देखिए, जो जहाँ तक पॉलिटिक्स का ताल्लुक है हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है PCCI का। हाँ, हम यहाँ पर बैठ के जो हमारी एग्रीकल्चर रिलेटेड, क्यों आज एग्रीकल्चर की बात तो इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम काम हर एक पे कर रहे हैं। जो एग्रीकल्चर की रिवाइवल के ऊपर जो भी गवर्नमेंट गलत फैसला करेगी हमने यहाँ बैठ के शोर भी मचाना है, हमने लॉबी भी करनी है, हमने खातों की ताकत भी करनी है और आपकी हेल्प से हम अपना पैगाम आगे भी पहुँचाते रहेंगे। मैं बताता हूँ क्योंकि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। जी मैं वहाँ पे काश भी कर रहा हूँ, उसी एरिए में मैं काश कर रहा हूँ। देखिए वो प्रोजेक्ट आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में डाइवो बस आई, सारी बसें ठीक हो गई, उसके बाद सारी बसें टाइम पे चलना शुरू हो गई। वो आप एक डाइवो समझे क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जो जदीद टेक्नोलॉजी पेमेंट सिस्टम लगाए, बाकी सारी बहुत अच्छी फार्मिंग कर रहे हैं। उससे बाकी फार्मर काश्तकार आके वहाँ से सीख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो माहिर लोग हैं वो भी आते हैं, PhD भी हैं, उसमें साइंसदान भी हैं, ब्रीडर भी आते हैं, सारे लोग वहाँ पे आते हैं, उनसे काश्तकार सीख रहे हैं उनकी काश्तकारी से। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे मॉडल पूरे पाकिस्तान में होना बहुत ज़रूरी है। आपके सामने एक बस ने एक नई बस सारी बसें टाइम पे शुरू हो गई, रास्ते में रुकना छोड़ दिया, टाइम पे पहुँचाना शुरू कर दिया। तो ये आप एक हमारे लिए एक मॉडल है, उसको देख के मैंने खुद उसको देख के काफ़ी चीज़ें अपनी चेंज की हैं। जी थैंक यू। और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जैसे हमारी थर्सडे को मीटिंग हुई है, बहुत ही इम्प्रेसिव मीटिंग थी। हमारे से जितना हमने वर्क किया हुआ था उतना इनका भी वर्क था, मे बी उससे ज़्यादा था। और हमारी बातों को समझ रहे थे और समझने के बाद आज उसको 3 दिन हो गए हैं, उस पर उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। यानी कि मुझे पूरे पाकिस्तान से आवाज़ आनी शुरू हो गई है क्योंकि ज़ाहिर बात है सेक्रेटरी भी मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, तो हर आदमी फुल इन्वॉल्व हो गया। तो इंशाल्लाह आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। फाकिर मलिक साहब, देखिए इसमें एक हमने प्रपोजल दिया है कि एक थर्ड बायर भी क्रिएट करें। थर्ड बायर से मुराद है कि अगर कॉटन आती है तो कॉटन की जो आदमी स्टॉक करे, जो वेयर हाउसिंग करे, वो कर सकता है बट उस पर टैक्स नहीं लगे। मसला ये है कि अगर एक आदमी खरीदता है तो जाहिर बात है बाद में थोड़ी महंगी बेचना चाहेगा, उस पर टैक्स लग जाता है और जब स्पिनर को बेचता है तो उस पर डबल टैक्स लग जाता है। तो हमने उसको भी क्रिएट करने के लिए प्रपोजल दिया है। ये गंदम पे भी करना चाहते हैं और ये उस पर कि ये डबल टैक्सेशन कम हो जाए, तो ये भी हमारा पार्ट है कि इंशाल्लाह उसमें जाके हम ठीक करवाएंगे। और साथ ही रिसर्च की जैसे बात की अभी आपको शहजाद अली मलिक साहब ने, और बात की कि जो नया बीज बनाना है उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से रिसर्च का काम हो। और बिलाल साहब बैठे हुए हैं, उस रिसर्च के रिलेटेड अगर कोई गवर्नमेंट के कानून गलत बन गए हैं तो हमने उसको भी ठीक करवाना है। इंसेंटिव तो सबसे बड़ा ये है कि उसको यील्ड ज़्यादा मिलेगी, उसको मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। उसको 20,000 की बजाय 1 लाख रुपए मैं ऐड करूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके ऊपर अपना एक पूरा प्रोग्राम लेके आ रही है जिसमें फार्मर सपोर्ट सर्विसेज इन्वेंट हो गए और वो काश्तकारों को अच्छी खबर मिली। चलिए इंशाल्लाह ये तो साहब से सवाल कर ले।
सर मेरा सवाल ये है कि जितने भी यहाँ पे शुरका मौजूद हैं, हम सबको IMF का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जितने भी शुरका है, IMF की वजह से पंजाब में गंदम सस्ती हुई, IMF की वजह से आटा सस्ता हुआ। आज पंजाब के अवाम को 20 किलोग्राम का खाना और 8 किलोग्राम का खाना बड़े चीप रेटों पर मिल रहा है। आज फिर एक बार IMF ने यह कहा है कि पंजाब में या किसी भी सूबे में सड़कों के साथ गंदम और गन्ने की शुगर केन की जो है इमदादी कीमत ना दी जाए। आज आप अगर गंदम की इमदादी कीमत दे दें 4,000, 3900 या 4200, तो यही गंदम आपकी 5,000, 5,500, 6,000 तक जाके बिकेगी। तो आप अंदाजा करें कि आटे का रेट क्या होगा। आटे का रेट पंजाब में 20 किलोग्राम जो है वो 3,500, 4,000 तक का बैग बिकेगा। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि IMF का ये जो फैसला है कि इमदादी कीमत ना दे, तो आपका क्या ख्याल है कि इसमें अमल दरामद मुकम्मल तौर पर नहीं होना चाहिए? शेख साहब, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर इस पे इम्प्लीमेंट करना है तो जब मार्केट में माल महंगा हो तो फिर किसान को महंगा भी तो बेचने दें। हम ये कह रहे हैं, हम फ्री मार्केट मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। विन विन पोजीशन होनी चाहिए, सबके लिए विन विन होनी चाहिए। कभी कमाई होती है, कभी घाटा होता है, तो कारोबार है। सर बहुत शुक्रिया आपका।